विद्यार्थी मित्रों, आगे का पाठ 16वां हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। हमारा पाठ भारतीय अर्थतंत्र पर प्रभाव वहां से बाकी था। वैसे 16वां पाठ हमारे आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण, उसमें से हमें भारतीय अर्थतंत्र पर प्रभाव वही टॉपिक से हमारा ये पाठ बाकी था। हम ये पाठ इस वीडियो में पढ़ेंगे कि इस संस्था की स्थापना के समय से ही भारत इस संस्था का सदस्य है। जब इस संस्था की स्थापना हुई थी, भारतीय अर्थतंत्र पर प्रभाव की स्थापना हुई थी, तब से भारत देश इस संस्था का सदस्य रहा है। इसे भारत पर इस संस्था का क्या प्रभाव पड़ेगा अथवा भारत को किस प्रकार से लाभ मिलेंगे, उसकी चर्चा हम निम्नानुसार करेंगे कि भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत को क्या लाभ होगा, उसके बारे में हम नीचे पढ़ते हैं। पहला, विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा 0.5% था। जब विश्व व्यापार शुरू था तब भारत का हिस्सा 0.5% ही था। पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई, भारत ने अंतरराष्ट्रीय के साथ व्यापार शुरू किया, तब वृद्धि होने से हमारे निर्यात में भारी वृद्धि हुई। तो निर्यात यानी भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर से व्यापार करने लगा, यानी विदेशों के साथ व्यापार करने लगा, तो हमारी क्या होने लगी, वृद्धि होने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा बढ़कर 1% से भी अधिक हो गया। तो उससे हमारे क्या हुई, वृद्धि हुई। वृद्धि होने के कारण विश्व व्यापार में भारत 0.5% था, उससे अलावा 1% से भी ज्यादा बढ़ने लगा। WTO के सदस्य रहने से हमारे तैयार वस्त्रों के निर्यात में वृद्धि हुई। देखो, हम WTO के सदस्य हुए तो हमारे वस्त्र व्यापार यानी पहनावे में भी वृद्धि होने लगी, क्योंकि कपड़े का व्यापार विदेशों में होने लगा। हमारे यहाँ पहले अहमदाबाद में फैक्ट्रियाँ थी, कलोल में थी, बराबर, ऐसे सूरत में है, बॉम्बे में थी। तो उस जगह पर कापड़ बनता था और वो कापड़ विदेश में जाता था। धारों के मलमल, सुतराउ, रेशम वगैरह कापड़ बन के विदेश में जाता था, तो विदेश में वस्त्र बन के जाते थे, वस्त्र की वृद्धि होने लगी। तो WTO के सदस्य बनने से भारत अपनी कृषि उपजों के निर्यात में वृद्धि कर सकेगा। तो WTO के सदस्य हुए तो भारत कृषि में भी वृद्धि करेगा। चौथा, निर्यात में वृद्धि होने से आयात पर दबाव हल्का हो गया और विदेशी मुद्रा में वृद्धि हुई। देखो, निर्यात यानी हम कहते हैं कि आयात निकास, तो हमारा निकास हुआ तो विदेशी हुंडियामण में भी वृद्धि हुई, यानी विदेशी पैसे में भी, हुंडियामण मानी पैसा, तो विदेशी पैसे में भी हमारी वृद्धि होने लगी। आज विश्व व्यापार संगठन के साथ जुड़ने से सदस्य देश के रूप में भारत को उपयुक्त लाभ भी होंगे, पर साथ साथ कुछ शर्तों का भी पालन भारत को करना पड़ेगा। देखो, तो हम वो संगठन के साथ जुड़े, भारत संगठन के साथ जुड़ा है, तो उससे भारत को लाभ भी होगा, और लाभ होने के कारण कुछ शर्तें भी उनको पालन करने पड़ेगी। कुछ शर्तें होती है, वो भी उनको पालन करनी पड़ेगी। विशेषकर भारत अपनी अंतर ढांचा पर सुविधाएं कितनी तेजी से बढ़ाता है और विकासशील देश भारत के साथ कितना सहयोग करते हैं, वह बात उस पर आधारित है कि भारत अंतरराष्ट्रीय ढांचा कितना बढ़ाता है, कितना तेजी से बढ़ाता है, और विदेशी लोग भारत के साथ कितना जुड़ते हैं, उसके आधार से यह बात उस पर आधारित है कि भारत के साथ कितने देश जुड़ते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अगला टॉपिक, स्थायी विकास। तो स्थायी विकास की व्याख्या के अनुसार भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरी करने की क्षमता को नुकसान पहुंचाया बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को संतुष्ट करना। भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं संतुष्ट करने के लिए नुकसान न हो, ऐसे
पहुंचाए बिना वर्तमान पीढ़ी यानी वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को संतुष्ट कर सके, ऐसी भावना रखनी चाहिए। स्थायी विकास के पर्यावरणीय संसाधनों का अस्तित्व बनाए रखने पर बल दिया गया है कि स्थायी विकास से पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, ऐसे अस्तित्व मानी नुकसान ना हो, ऐसे बदलाव दिखाई दिए गए। मानव सृष्टि के आसपास प्राकृतिक और मानव सर्जित आवरण अर्थात पर्यावरण पर पड़े गंभीर प्रभावों के कारण स्थायी विकास का विचार विकसित हुआ है। देखो, मानव सृष्टि है तो सब मानव सृष्टि है। ये जीवावरण, मृदावरण, जलावरण, बराबर। जीवावरण मानी जीव सृष्टि यानी मानव सृष्टि, वहाँ मानव मनुष्य सब रहते हैं। तो उसके आसपास प्राकृतिक भी वस्तुएं और मानव सर्जित भी वस्तुएं। धारो कि आप देख रहे हैं कि ये कोई चीज वस्तु होती है यानी लकड़ी होती है, लकड़ी प्राकृतिक है, पर लकड़ी में से बारी बारने बनाए वो क्या है, मानव सर्जित है, क्योंकि वो मनुष्य ने बनाए, बराबर। तो अर्थात पर्यावरण पड़ने पर गंभीर प्रभावों के कारण स्थायी विकास विचार विकसित हुआ है। आज की पीढ़ी ने जो विकास साधा है, जो तेजी से विकास साधता रहे, उसे भविष्य में टिकाऊ रख सके ऐसा नहीं। आज की पीढ़ी है, आज की पीढ़ी जो विकास कर रही है, विकास साध रहा है, तो वो भविष्य में टिका रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है। वर्तमान पीढ़ी जो सुविधा भोग रही है, वही सुविधा शायद भावी पीढ़ी को प्राप्त हो, ऐसी नहीं। यदि भय उत्पन्न हो रहा है कि जो वर्तमान पीढ़ी है, जो सुविधाएं सब उसके अंदर है, सुविधाएं भोग रही है, वो भावी पीढ़ी सुविधा भोगे, ऐसे प्रभाव कोई नहीं है कि वो भी ऐसी सुविधाएं प्राप्त कर सके। देखो, अभी देख रहे हो आपकी पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, काफी का देखो पक्षियों, पशुओं सब लुप्त हो रहे हैं, तो उसके कारण पर्यावरण अशुद्ध होगा तो पर्यावरण को भी नुकसान है और हमें भी नुकसान पहुंचता है। आर्थिक विकास के कारण प्राकृतिक संसाधनों का प्रमाण घटता है और उसकी गुणवत्ता कम होती है। इस परिस्थिति में विकास के विचार के परिप्त जरूरी है। आज का विकास और उसके कारण पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव का अध्ययन स्थायी विकास के विचार से अधीन किया जाता है। देखो, आर्थिक विकास कर रहे हैं, भारत आर्थिक विकास कर रहा है, पर उसके अंदर पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, ऐसे विकास करना चाहिए कि पर्यावरण का कोई। अभी आप देख रहे हो कि उद्योगों बढ़ रहे हैं और खेती घट रही है, कारण कि काफी सारे लोग खेती में कम और उद्योग में ज्यादा इन्वेस्ट करने लगे हैं। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों, हम देखेंगे प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण तथा संवर्धन के लिए व्यूह रचना, कि हमारे प्राकृतिक संसाधनों को कैसे बचाए रखना चाहिए और उसको कैसे संवर्धन करना, संवर्धन मानी उसको देखभाल कैसे करनी, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो पुनः उपयोग में लिए जा सके ऐसे प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि कुदरती लाय, जमीन, वन, जल संपत्ति आदि का उपयोग उनकी गुणवत्ता बनी रहे इस तरह करना, और जो प्राकृतिक संसाधन एक ही बार योग्य में लिया जाए उससे न जा सके ऐसे है। देखो, आप देख रहे हैं कि जमीन, लायकात जमीन, मानो कि आप हमारी जमीन को फलद्रुपता रखने के लिए खेडूत एक ही पाक बारी बारी लेता नहीं है। एक ही बारी एक पाक आज गेहूं बोए तो फिर गेहूं उगने के बाद वो या तो चावल बोएगा या तो साग सब्जी बोएगा। साग सब्जी बोने से जमीन की फलद्रुपता, लायकात क्या रहती है, टिकाऊ रहती है। उसके बाद जमीन, जंगल मानी वन को भी सुरक्षित, आप लोग वन को काट देते हैं अपनी सुविधा के लिए। देखो, लकड़ी चाहिए तो काटो, को कोई बात नहीं, पर काटने के बाद उसके ऊपर दूसरा नया वृक्ष उगाओ तो वन भी सुरक्षित रहेगा और वन्य जीवों भी सुरक्षित रहेंगे। फिर जल संपत्ति, पानी को भी सुरक्षित रखना चाहिए। देखो कि क्या है कि ये प्राकृतिक संसाधन है, तो कोयला है, पेट्रोलियम है, खनिज है आदि का समझदारी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। देखो कि आप कोयला एक बार यूज कर लिया तो वो दूसरी बार यूज कर सकते नहीं है, क्योंकि कोयले में से क्या बन जाती है, राख बन जाती है। राख से फिर से कोयला नहीं बनता। वैसे पेट्रोल,
खनिज पेट्रोल भी होता है, तो एक बार यूज करते तो वो फिर से उत्पन्न नहीं होता है। जैसे फिर से उपयोग में ले सके ऐसी वस्तु का उपयोग करना चाहिए। देखो कि पेट्रोल हम देखते हैं कि अभी की युवा पीढ़ी यहाँ से यहाँ जाना हो फिर भी वो साइकिल साइकिल नहीं ले जाते, बाइक है, एक्टिवा है वगैरह ले जाते। तो उसमें क्या होता है, पेट्रोल का नाश होता है। पेट्रोल नाश होता है तो पेट्रोल खत्म हो, फिर वो क्या है, अखूट है, जो खूट जाती ऐसी वस्तु है। तो पेट्रोल को बनने में काफी साल लगते हैं, तो उसको पर्याप्त मात्रा में डीजल पेट्रोल वगैरह सब पर्याप्त मात्रा में यूज करना चाहिए। दूसरा, परिवहन खर्च कम हो इस तरह उद्योग का स्थान निश्चित करना और वाहनों में अथवा उद्योगों में पर्यावरण मित्र टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़े ऐसी प्रयास करना। के क्या बोल रहे हैं, कोई उद्योग आपने शुरू किया तो उसमें उद्योग ऐसा शुरू करो कि जो परिवहन का मार्ग कम हो, आने जाने में खर्च कम हो, ऐसा आपको ऐसी जगह पे उद्योग शुरू करना चाहिए। तीसरा, जिन साधनों को एक से अधिक उपयोग में लिया जा सके उसका अधिकतम उपयोग करना जैसे भिन्न सिंचाई योजना का एक से अधिक उपयोग होता है। उदाहरण, बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, परिवहन आदि में करना। चौथा, प्राकृतिक साधनों का दुरुपयोग न हो, औद्योगिक कचरे का बिन आयोजित निकाल, जहरी रसायन, बढ़ती गंदी बस्तियां रोकने आदि पर नियंत्रण करना। देखो आप देख रहे हैं कि औद्योगिक कचरों, अभी सरकार ने बोला है कि यानी गीला कचरा या सूखा कचरा अलग अलग करो, बराबर। सरकार गाड़ी जो आती है हमारी, ये एमसीएमए से कचरे की गाड़ी आती है, उसमें बोलते हैं कि गीला कचरा अलग डालो, सूखा कचरा अलग डालो। गीले कचरे से क्या होता है कि उसमें से खाद बनती है। खाद मानी देखो उसमें सब साग सब्जी के छोतरे होते हैं, बराबर, उसके अंदर कागज होते हैं, तो वो सब गीले कचरे में आते हैं। सब कुछ गीले एठवाड़, तो उससे से खाद बनता है। तो वो खाद बनने से, और जो पॉलीथीन की थैलियाँ होती है वो एक जहरी वायु उत्पन्न करती है। ओ तो आप कितने भी दिन जमीन के अंदर डटी रहे तो भी वैसी की वैसी रहती है, वो जमीन के अंदर घुलती नहीं है, उससे गहरी वायु उत्पन्न होती है। गंदगी बस्तियां रोके, यानी जो जहाँ बस्तियों में गंदगी हो ऐसी बस्तियों को भी रोक देना चाहिए। पांचवा, उत्पादन के सभी क्षेत्रों में और पवन ऊर्जा जैसे गैर परंपरा ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाने पर बल देना। देखो, या तो सौर ऊर्जा का उपयोग करो या पवन ऊर्जा का। आप देख रहे हैं कि आप द्वारका या कोई भी दरिया किनारे साइड जाएंगे तो वहाँ पवन चक्की लगी होती है। पवन चक्की के कारण उसमें से बिजली उत्पन्न होती है। हवा आती है, हवा से वो पंखा घूमता है, तो उससे क्या होता है, बिजली उत्पन्न होती है। लास्ट टॉपिक हमारा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उपाय, कि पर्यावरण की सुरक्षा हमें कैसे करनी चाहिए, उसके उपाय हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। पर्यावरण की सुरक्षा हेतु स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में 1972 में पहली बार पृथ्वी परिषद का आयोजन हुआ था। देखो, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में 1972 में पृथ्वी परिषद का आयोजित किया गया था। उस समय के बाद समय समय पर वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संबंधित भिन्न अनेक सम्मेलन और शिविरों का आयोजन हुआ। उसमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अनेक उपाय करने का निश्चित किया। देखो, उसके बाद भिन्न शिविर योजी और उसमें बोला कि पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखें, उसके बारे में चर्चा विचारणा की गई थी। भारत भी इन वैश्विक उपायों में शामिल है। भारत भी इन वैश्विक उपाय में शामिल है। भारत भी उसमें शामिल देश है। राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण जागृति के लिए सरकार भिन्न प्रयास कर रही है। देखो कि राष्ट्रीय स्तर पर्यावरण शुद्ध रहे तो इसके बारे में सरकार ने काफी सारे नियम बनाए। देखो, आप देख रहे हैं कि वो रास्ता स्वच्छ करवाती है,
फिर नदियाँ भी स्वच्छ करवा रहे हैं, बराबर। और 5 जून को पर्यावरण दिन मनाया गया है। दूसरा, देश के मुख्य शहरों में प्रदूषण की जानकारी दी जाती है। दूसरा, प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये एक स्थापना की है कि ये स्वच्छता रहे, उसके बारे में कि गंदगी ना हो। देखो रास्ता अभी केंद्र सरकार राज्य सरकार सब रास्ता वगैरह सब शुद्ध करवा रहे हैं। तीसरा, विश्व भर में 5 जून पर्यावरण दिन के रूप में घोषित किया गया है। जो मैंने आपको बताया कि 5 जून पर्यावरण दिन के लिए घोषित किया गया है। चौथा, 1981 में भारत सरकार ने वायु प्रदूषण नियंत्रण धारा पास की थी। पांचवा, ओजोन स्तर में छिद्र, परमाणु कचरे का निकाल और जैविक विविधता बनाए रखने के लिए वैश्विक समझौता हुई थी। इस प्रकार पर्यावरण की जवाबदारी हम सभी की है। पर्यावरण को शुद्ध रखने की जवाबदारी हम सभी की है। देखो पर्यावरण क्यों प्रदूषित होता है बेटा, कि आप एसी, रेफ्रिजरेटर, फिर ये पेट्रोल डीजल साधनों का धुआं, बराबर, साधनों के धुएं से हवा प्रदूषित होती है, वो पर्यावरण को प्रदूषित करती है। हवा प्रदूषित होने के कारण लंबे समय से हमारे जीवन में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। देखो विद्यार्थी कि हवा प्रदूषित होगी तो पशु पक्षियों को भी तकलीफ होती है। आप देखते हैं कि पशु पक्षी लुप्त होने लगे। हमने अगला 9वें चैप्टर में पढ़ा कि प्रदूषण ज़्यादा होने के कारण उनकी जातियां लुप्त होने लगी है। यदि हम प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो वह समय दूर नहीं है कि पृथ्वी पर समग्र जीव सृष्टि नष्ट हो जाएगी। जब हम प्रदूषण को नियंत्रण में नहीं रखेंगे तो आप ज़्यादा वृक्ष उगाने से हवा क्या रहती है, शुद्ध रहती है। तो शुद्ध रहती है तो हवा शुद्ध रहने के कारण पशु पक्षी भी, तो ये जीव सृष्टि, देखो ये प्रदूषण बढ़ेगा तो जीव सृष्टि भी नष्ट होने की कगार पर है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमारा पाठ 16वां खत्म हुआ। हम अब स्वाध्याय के प्रश्न टिक करवा रही हूँ, आप लोग टिक कर लो। स्वाध्याय प्रश्न पहला, उसमें पहला, दूसरा, चौथा, पीछे प्रश्न दूसरा, उसमें पहला, दूसरा, प्रश्न तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, विकल्प सब। विद्यार्थी मित्रों, ये स्वाध्याय आपको एसएस की नोट में लिखना है और उसके फोटो सर के व्हाट्सएप नंबर पे लिखने के बाद सर के व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है। 9वें पाठ का भी स्वाध्याय लिखना है।